हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज मैं टॉपिक बताऊंगा कि आप किसी चीज़ को लेके डीमोरलाइज क्यों हो जाते हैं। कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट एक जो रीज़न है, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो उसके रिगार्डिंग ही बताता हूँ आपको। जैसे मान लें आप बहुत फिट चल रहे थे, या आप एक अच्छी रेंज पे थ्रोज कर रहे थे, जहाँ स्प्रिंट कर रहे थे या आप जंप कर रहे थे, और सडन, चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप ओल्ड थ्रोअर हैं, नो वॉरीज, तो अचानक सडन आपके कोई इंजरी आ गई। वो किसी भी, देखो कितने पार्ट्स हैं, तो किसी भी मसल की हो सकती है, बोन की हो सकती है, वो फ्रैक्चर हो सकता है, या वो कोई पार्शियल टीयर हो सकता है, या जॉइंट की थिकनेस की वजह से वो आपके आ गई। तो या ये आपकी लाइफ में ही कोई चलते चलते आप कोई बिजनेस कर रहे थे या आप कोई पढ़ाई कर रहे थे, तो सडन आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई। तो यार इस चीज को देख के आप, मेरा मानना ये है, देखो अभी मैं अपने ऊपर इस चीज को लागू करके बता देता हूँ आपको। मान लो मैं ठीक कर रहा था, मेहनत स्टार्ट करी थी दोबारा काफी लॉन्ग टाइम के बाद, और सोचा था अच्छी थ्रो करनी है, जहाँ अच्छा दोबारा करियर अच्छा बनाना है। तो जो मेरे अंदर, मेरी टेक्निक के अंदर आप लोगों को नहीं दिखती होंगी, लेकिन मुझे मेरी टेक्निक के अंदर काफ़ी कमियां दिखती हैं। जैसे जेवलिन स्टेबलाइजेशन होती है, वो स्टेबिलिटी नहीं थी, या कुछ रनवे के अंदर फ्लो कम था, या लास्ट में आके मूवमेंट के अंदर मैं कुछ पावर पोजीशन में गलतियां कर देता, राइट। जहाँ मेरे इम्पल्स स्टेप के अंदर जंपिंग ज़्यादा हो जाना, कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी, या स्पोर्ट्स में भी कुछ भी हो जाना, सडन हो जाना, ठीक है। तो ऐसे ये मेरी 4 साल पुरानी इंजरी दोबारा, ज्वाइंट एकदम रिकवर हो गया था, वो ऐसे खुल गया। वो ऐसा नहीं था कि मैं बेंच प्रेस या वेट ट्रेनिंग कभी करता नहीं था, मैं तो हर वीक में 3 बार करता हूँ। तो फिर ऐसे खुल जाना क्या क्या रीज़न है? ये कोई कोई बड़ा इशू नहीं है यार। ये इसमें हम, हाँ, 1 मिनट के लिए हम ये सोच लेते हैं कि काश उस दिन मैं ये एक्सरसाइज ही नहीं करी होती, या मैं उस दिन ग्राउंड ही नहीं जाता। पर वो काश हो जाता है, काश और या ये जिंदगी में नहीं आते। ओके, ये जो होना होता है यकीनन वो होना ही होता है, वो होके ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप थोड़ा शार्प रह सकते हैं, आप अवेयर रह सकते हैं कि वो चीज से बचें, बट जो होके रहना है वो होके ही रहेगा, ठीक है। इससे अब हो गई, इसके अगला स्टेप क्या है? पहली बात तो हम चाहते नहीं थे हो जाए, वो हो गई चीज जो नहीं चाहते थे। अब उसके अगला स्टेप क्या है? जब वो चीज आपको हो जाती है, इंजरी हो गई, या बिजनेस ठप होना, या किसी और मोड में आ जाना, या कुछ भी, स्पोर्ट्समैन हो तो ज्यादा इंजरी के ऊपर लागू करूंगा, बट आप इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर कर लेना। अब हो गई तो फिर आपके रिएक्शंस क्या होते हैं? यार ये ठीक हो जाएगी जल्दी से, मुझे इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है, मुझे दोबारा उसी पोजीशन पे खड़े होना है जिस पोजीशन में मैं था। तो बट इतनी जल्दी नहीं खड़ा हुआ जाएगा, आप सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि किसी तरह की इंजरी है, कोई मसल खींच जाना आप उसको भी इंजरी बोल लेते हो, बट मेरी नज़र में इंजरी किसी चीज़ का टूट जाना इंजरी है, फ्रैक्चर बड़ा हो जाना इंजरी है, ग्रेड 1 या सेकंड में आ जाना वो इंजरी है, राइट। तो अब हो गई तो क्या करें? कुछ नहीं, सबसे पहले आपको उसको कामली लेना है। आपको डिप्रेशन में या अग्रेसिव नहीं होना है, आपको पेशेंस रखने हैं। सबसे पहले उसको ट्रीट करो, उसको हील करो, उसको सोचो कि ये जल्दी से जल्दी अब हील कैसे होगी। जो होना था वो हो चुका है, अब उसकी सेकंड ऑप्शन यही बचती है कि ये हील कैसे करें। तो हील करने के लिए पहले तो ये देखो, प्रोटोकॉल को फॉलो करो। सबसे अच्छे, आप जिसको जानते हैं, वो एक अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, मैं वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ आईएफटी और अल्ट्रासाउंड तक सीमित है। मैं उन फिजियोस की बात कर रहा हूं जो ज्वाइंट की मोबिलिटी, इंजरी हुई कैसे है, कितनी हुई है, कैसे ठीक होगी, और किस तरीके से इसको हम पहले से भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैं उन फिजियो की बात कर रहा हूं। तो हमें उनसे कांटेक्ट करना है, मिलना है। कांटेक्ट मतलब फोन पे नहीं, मिलना है। तो मिलके उनको दिखाया जाए। सबसे पहला डिसीजन ये। देन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंजरी है, या कोई भी मसल पुल हो जाना, या कोई किसी तरह का भी टीयर हो जाना, ये 48 to 72 आवर, ओके, 48 से 72 घंटे के अंदर
इसके अंदर आप जितनी केयर कर लोगे ना, वो आपके बेनिफिट हैं, वो आपको इफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। जैसे इंजरी होगी तो कुछ आदमी बिल्कुल साइलेंट होकर लेटे जाते हैं, नहीं, आप नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप उसको पहले नंबर पे, इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट है जिसको हम फर्स्ट एड बोल लेते हैं, किसी ज्वाइंट का टूट जाने का फर्स्ट एड ज्वाइंट ट्रीटमेंट क्या है, उसको अच्छे से आइसिंग करना, ठीक, उसको हीट करना। आइस और हीट ये दो ऐसी चीजें हैं कि जो इसको तुरंत हील करती हैं। वो चाहे टेंडन टूट गया है या टेंडन अपनी जगह से हिल चुका है या वो टीयर हो चुका है, ओके, टेंडन भी टीयर होता, तो मेरे एक्चुअली टेंडन ही टीयर था और अच्छी ग्रेड का टीयर है। तो इसको करना क्या है, तो मैं बिल्कुल अग्रेसिव नहीं हुआ। हाँ, एक सैड हो जाना मूड एक अलग चीज है, क्योंकि गलत टाइम पे हो गई, अब हो गई तो इसको पछतावा क्या करना है। आइसिंग करी, देन हीट करिए 48 टू 72 घंटे, मैंने बिल्कुल परफेक्ट, ये जितना मेरे हाथ में था मैंने किया। हाँ, ज्यादा इन्फ्लामेशन ना हो गई हो अंदर तो कोई आप टेक एनी वन एंटी इन्फ्लामेशन टेबलेट, वो कोई भी हो सकती है एंटी इन्फ्लामेशन, वो या हम नी पेन या घुटने पेन या सॉरी एल्बो पेन के लिए वो टेबलेट लेते हैं, चैमरॉन फोर्ट, वो हो सकती है, या सिपजेंडी हो सकती है। इस टाइप की कोई भी एंटी इन्फ्लामेशन आपको टेबलेट ले लेनी है, पेन किलर नहीं लेनी, मैं पहले बता रहा हूँ, इन्फ्लामेशन टेबलेट लेनी है। पेन किलर आपको वीक करती है अंदर से। कोई अल्कोहलिक पर्सन होता है ना, तो उसका लीवर जितना खराब होता है, सोचो एक बॉटल शराब की पी लेनी और एक पेन किलर खा लेनी, ये एक बराबर है। तो कोई भी इतना बड़ा ड्रंकर नहीं होता जो बॉटल पी लेता है, पर हम एक टैबलेट आसानी से ले लेते हैं। तो आप अवॉइड करना इस चीज को, पेन किलर का कोई काम नहीं है यहाँ पर। सेकेंडली, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, वो जैसे बताते हैं उनको उनको फॉलो करो, उनके रूल को फॉलो करो। आपको वो बोलेंगे कि रेस्ट करो, राइट। अब देखा जाएगा कि रेस्ट किस टाइप की उन्होंने रेस्ट बोली है, क्या उन्होंने प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया आपको, या आपको एक्टिव रेस्ट बोली है। एक्टिव रेस्ट का मतलब है कि मैं अपने शोल्डर को यहाँ पर कैरी कर लूँ और रनिंग भी कर लूँ, वॉकिंग कर लूँ और बाकी बॉडी का वर्कआउट करता रहूँ। लाइक कोर हो गई, लेग वर्कआउट हो गया, काफ्स हो गए, एंकल हो गए, नी हो गए, या लेफ्ट आर्म हो गई, इनका वर्कआउट आप कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे जाओगे तब आपका दिमाग और ज्यादा खराब होता है, जिसको पंजाबी में बोला भी जाता है वेला मन शैतान दा घर। जब आप अच्छी मेहनत, खास करके जब आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी हो, देन आप सडन अचानक आपको रेस्ट करनी पड़ जाए ना, तो आपकी डेली जान निकलती है। तो आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं करनी, आप टच रहें अपने वर्कआउट के साथ। और प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सर्जरी की तरफ बिल्कुल ना जाएं। सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट की, ठीक है। बिना सर्जरी के भी आप ठीक हो जाते हैं। फर्क इतना है, एक सर्जरी आपको डॉक्टर बोल देता है हो जाएगी आज सर्जरी, सपोज आज 21 है तो सर्जरी हो गई, आपको 21 में सर्जरी हो जाएगी, तो आपको 3 महीने के बाद 21 तक आप ठीक हो जाओगे। अब सोचो 3 महीने 90 डेज, आप बिना सर्जरी के 90 डेज रिहैब भी कर लोगे तो भी आप ठीक हो जाओगे। फर्क इतना है, प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना है। प्रोटोकॉल क्या बोलता है, पहले मसल को रेस्ट पे डालो, 15 से 20 दिन रेस्ट दो मसल को, उस मसल को, ना कि बाकी बॉडी को। बाकी बॉडी का वर्कआउट करो आप, ठीक है, बाकी बॉडी का वर्कआउट करो। अगर आपके लोअर पार्ट में सपोज आपके एंकल में इंजरी हो गई है, तो आप ग्राउंड में आप वॉकिंग मत करो, आप जॉगिंग मत करो, खाली आप बैठे बैठे भी वार्म अप कर सकते हैं। देन आप अपर पोर्शन का पूरा वर्कआउट करो। ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब आप ये वर्कआउट करेंगे आप डिमोरलाइज नहीं होगे, आपका मूड ऑफ नहीं होगा। आप बोलते हैं ना कि कोमा की पोजीशन में जाना, आप उस स्टेज में नहीं घुस रहे हो, आप एक्टिव ही रहते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, आप बूस्ट अप रहते हो। और जब आप पॉजिटिव, बूस्ट अप और आपके माइंड में बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, भी हाँ मैं ट्रेनिंग तो कर रहा हूं, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आप उस इंजरी को बहुत छोटा लाइटली ले जाओगे। प्रॉब्लम कहां फंसती है, जब हम किसी चीज को बहुत बड़ा ले लेते हैं। जब बड़ा ले लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में भी हिट करती है। याद रखना, आज आफ्टर ओलंपिक मेडल के इंडिया के अंदर हर बच्चा बोल रहा है मेरे को जेवलिन थ्रोअर बनना है, हर बच्चा। उनको शायद लग रहा है कि एक गोरा चिट्टा सा लड़का है, जेवलिन थ्रोअर है, वो शहरी सा लड़का है और उसने ऐसे ले लिए मेडल।
तो हर कोई गूगल करके यार ये तो मैं कर ही लूंगा। ये नहीं कर पाओगे आप, आपका वहम है, सबसे बड़ा वहम है। जो खास करके ये सोचते हैं ना कि मैं ये तो इजी कर लूंगा, ये इतना भी इजी नहीं है। ये एथलेटिक्स के अंदर मोस्ट टेक्निकली इवेंट्स के अंदर आता है जेवलिन। जिन्होंने स्टार्ट करा होगा उन्होंने देख लिया होगा, पहले दिन आपने थ्रो करी तो 20-25 मीटर गई होगी, दूसरे दिन वो 35 गई होगी, फिर वो 40 क्रॉस कर गई या 45 क्रॉस कर गई, देन वो रुक गई। एक महीने में अब वो बढ़ी नहीं, अब डेली बढ़ ही नहीं रही थ्रो, क्योंकि शुरू में तो बढ़ेगी यार, क्यों नहीं बढ़ेगी, बट थ्रो बढ़े ना बढ़े आपके पेन जरूर आ गए होंगे आपके हाथों में। किसी की एल्बो गई, किसी का शोल्डर गया, क्योंकि मैसेज मेरे पास आते हैं, सर हम थ्रो करते हैं तो एल्बो में क्यों ज्यादा दर्द आता है। तो दर्द तो आना है, दर्द तो पार्ट है। जिसने ओलंपिक में मेडल लिया है उसने भी सर्जरी करवाई है, बट उसने कौन सी स्टेज में करवाई है ये अब चेक करो। उसने उससे पहले रिहैब करके ठीक करी थी, ठीक है, उसकी सडन इंजरी नहीं आई, उससे पहले भी उसके पेन था। उसने लेफ्ट शोल्डर की भी सर्जरी, छोटी सर्जरी करवा रखी है, ये किसी को नहीं पता होगा। आपको एल्बो का पता है, मेरे को उसकी शोल्डर की इंजरी का भी पता है। उससे पहले भी हजारों पेन आए होंगे उसको या किसी को भी। तो आपको किसी चीज को इजी समझ के इस इवेंट के अंदर आने के बाद वो उल्टे मुंह के गिरते हो आप। तो ये सब ऐसा आसान कुछ भी नहीं होता दुनिया में। आसान होता है बातें करना, ठीक है, किसी के भी बारे में, वो किसी आपका पड़ोसी, कोई दोस्त जिसके साथ बनती नहीं, या हर अरे गहरे के ऊपर है उसको क्या पता है, मुझे पता है। जो आप विद्वान बनते हैं ना, ये बहुत आसान है, बल्कि सोना भी बहुत मुश्किल है, जागना तो और भी मुश्किल है सुबह उठ के, ठीक है। तो मैं अपने मुद्दे से ना इधर जाऊं। आप उसके बाद फिजियो से आपने टाई अप कर लिया, देन आपके 20-25 दिन रेस्ट के बाद जब आपका मसल हील होने लग जाता है, फिर उसकी रिहैब शुरू कर दो। सबसे पहले तो आप उसका एक एक्सरे या एमआरआई निकलवा लें, देन उसके बाद आप रिहैब के ऊपर चले जाएं। रिहैब के ऊपर चले गए, आपका मसल स्लोली आज 1 है, कल 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे धीरे धीरे 100 हो जाएगा। जिस दिन 100% ओके हो जाता है, देन आप कैरी करें अपनी जो भी इवेंट है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ। आपके रिहैब का मतलब होता है कि ये चीज मेरी वीक हो गई है, तो मेरे को अब इस चीज को पहले से भी ताकतवर बनाना है ताकि ये दोबारा वीक ना हो, ठीक है। तो ये कोई बड़े इशू नहीं होते कि किसी चीज की इंजरी आ गई तो रोते रहो, कमरे में बैठे रहो, डिमोरलाइज हो जाओ, किसी बैड हैबिट के अंदर चले जाओ और एडिक्ट हो जाओ किसी चीज के। ड्रिंक किसी चीज का हल नहीं है, या कोई और एडिक्शन किसी चीज का हल नहीं है। हल है तो वो है उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हम उस गाड़ी को बेच नहीं देते, हम उस गाड़ी को रिपेयर करवा लेते हैं। सपोज कोई गाड़ी जाते जाते वो खराब हो गई है, इंजन खराब हो गया या उसका कुछ भी खराब हो गया, तो हम उसको बेच देते हैं या हम ड्रिंक करनी शुरू कर देते हैं? नहीं, हम मैकेनिक ढूंढते हैं और उसको ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप सब भी यही करें, ठीक है। मेरी सलाह ये है कि मेरा सिर्फ मुद्दा ये था, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, सर ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, जिसको आप मैसेज कर रहे हो ना, उसके ऑलरेडी एक अच्छे ग्रेड की इंजरी आई हुई है, बट वो तो गिव अप नहीं कर रहा, वो तो उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहा है, कहाँ ना कहाँ से मेरे को इसको ठीक करना है और बहुत अच्छे से ठीक करना है, कामली। तो बी पॉजिटिव यार, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो। उस चीज को ठीक करने के लिए आप हजारों चीजें सर्च कर लो गूगल के ऊपर, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन लो। और अगर आप किसी सर्जन के पास जाते हो, सपोज आप मेरे पास आए हो, तो मैं तो आपको रिहैब बोलूंगा क्योंकि मैं प्लेयर हूं। अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, वो आपको ट्रीटमेंट बोलेगा। अब ऑर्थोपेडिक के पास जाते हो, वो बोलेगा हाँ मैं इसको किसी ना किसी तरीके से ठीक करूंगा, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड या वो पीआरपी प्लाज्मा थेरेपी करेंगे, ओके। उसके बाद आप किसी सर्जन के पास जाते हैं, वो तो पहले दिन बोलेगा लाओ सर्जरी होगी, इसका दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसे सर्जरियां होती ना, तो मैं पहली सर्जरी शायद 2006 में करवा लेता अपनी, शायद ना 2003 या 2002-3 में मैं सर्जरी करवा लेता, और आज तक तो शायद मेरे 100 सर्जरी हो चुकी होती। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डॉक्टरों ने मेरे को बोला था कि तू तो जेवलिन कर नहीं सकता, अब ये इस सिचुएशन में मेरी एल्बो चली गई है, तो क्या हुआ? उन डॉक्टरों को उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, मैंने तो उनको झूठा साबित कर दिया, राइट। ये कुछ नहीं है। आप किसी की बातों में आके फटाफट डिसीजन नहीं लेने, अच्छे से सोचो, देन आप डिसीजन लो। मेरा कहना यही था। ओके, गुड लक, बाय बाय।